हाय दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू बाजीराव आईएएस अकेडमी। Today is 7th of September and we are going to discuss the daily Hindu newspaper analysis. But as you all know, we discusses some of the ethical terms on the daily basis. But आज हम इसे नहीं डिस्कस करने वाले हैं। आज हम एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करने वाले हैं, दैट्स कि हमने जो एथिक्स सीरीज की शुरुआत की थी, अल्टीमेटली वी हैव अचीव्ड सो फार। आप देख सकते हैं लगभग इन टॉपिक्स का डिस्कशन हमने कर लिया है। ये सब आपके एटीट्यूड के टॉपिक के हैं और एटीट्यूड इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर द यूपीएससी एंड बहुत सारे क्वेश्चंस एटीट्यूड से लिंक करके आए हैं। ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड, डेमोक्रेटिक एटीट्यूड, इन सब पर हमने चर्चा की एंड आपको इस सीरीज को स्लोली स्लोली देखते जाना है, आगे बढ़ते जाना है। और इससे पहले हमने एथिक्स इंटीग्रिटी के बेसिक्स लेक्चर्स को भी खत्म किया था, आपको याद होगा। तो इस प्रकार से हमारा अप्रोच रहता है। अब हम क्या करने वाले हैं, जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा एथिक्स का, वहां पर हम फाउंडेशनल वैल्यूज फॉर सिविल सर्विसेज, ये भी एक बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इस पर हम अपनी चर्चा करेंगे और ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक होगा। तो होप कि लगभग आपके 10 से 15 दिन इस टॉपिक पर लग जाए। तो आपको बस हमारे साथ बने रहना है। हम नए नए इनिशिएटिव्स आपके लिए लेते आ रहे हैं एंड बस आपको हमारा सपोर्ट करते रहना है। फ्रेंड सर्कल में जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। तो आप देख सकते हैं आप कि कितना ज़्यादा आपको टॉपिक्स यहाँ पर प्रोवाइड की गई है। यहाँ पर आप देखिए, है ना, एटीट्यूड हमने कवर किया, बिल्कुल एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट एटीट्यूड को भी हमने कवर किया, ओपिनियन, प्रिजुडाइस, सोशल एटीट्यूड, मोरल एटीट्यूड, ये सब आपके इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है। ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड, मोरल पॉलिसिंग, परसुएशन, ये तो हमने लगता है लास्ट में ही डिस्कस किया था। तो ध्यान रखना है आपको बस शुरू से अच्छे से लेक्चर को सुनना है। नाउ शिफ्टिंग आवर फोकस टू द आर्टिकल्स ऑफ डिस्कशन। आज हमें दो महत्वपूर्ण आर्टिकल पर डिस्कशन करना है। दैट आर्टिकल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज जो पहला आर्टिकल है वो आपका न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी से रिलेटेड है, यानी कि हमारे देश में माल न्यूट्रिशन की समस्याएं काफी ज्यादा है। आप देखते हैं डिस्पाइट वी हैव फूड सिक्योरिटी, डिस्पाइट वी हैव अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, बट वी लैक्स इन अचीविंग टू end malnutrition. But why? Despite we have various schemes, but we are not able to achieve the target. Why? We will see here in this article. The second article will be related to the triple planetary crisis. In fact, I can assure you कि कहीं ना कहीं हो सकता है प्रीलिम्स में भी इस टॉपिक पर क्वेश्चन आए या फिर मेंस पर भी आए कि आखिरकार ट्रिपल प्लेनेटरी क्राइसिस है क्या एंड इसको निपटने के लिए हम क्या क्या इनिशिएटिव्स ले रहे हैं। तो हम यहाँ पर वेरियस डायमेंशंस को जज करेंगे और क्या इनिशिएटिव्स लिए गए हैं फॉर डीलिंग विद दीज टाइप ऑफ डिजास्टर्स वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस आर्टिकल। होप यू अंडरस्टूड द बेसिक बैकग्राउंड। नाउ जो आपको मेंस क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं वो आपका 2019 में पूछा गया है एंड द क्वेश्चन इज इवन आफ्टर हैविंग अ नंबर ऑफ स्कीम्स टू एड्रेस malnutrition remains a mighty challenge for India. डिस्कस, यही हम आर्टिकल में डिस्कस करेंगे। एक बार आपको बढ़िया से सुनना है और आप आंसर आसानी से कर सकते हैं बिकॉज ये सब इश्यू आपको भी पता है, बस आपको पॉइंट्स को एक्यूमुलेट करना होता है एक जगह पर और लिंक करना होता है बिकॉज माल न्यूट्रिशन से बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी हमारे देश में आते हैं। ठीक है, अब माल न्यूट्रिशन की बेसिक की बात करें तो वहाँ पर आपका क्या आता है कि लेट्स से कि जो न्यूट्रिशन मिलनी चाहिए, जो रिक्वायर्ड न्यूट्रिशन है वो नहीं मिल पाती है व्यक्ति को, बच्चे को। दैट्स वाई वो फेस करता है डिफिशियंसी इन न्यूट्रिएंट्स एंड दैट लीड्स टू अंडर डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड ऑफ द इंडिविजुअल। दैट द बेसिक बैकग्राउंड एंड वी हैव द वेरियस स्कीम्स बट वी आर नॉट एबल टू डिलीवर ऑन डीलिंग विद द माल न्यूट्रिशन। तो यहाँ पर आपका इसी कंटेक्स्ट में क्वेश्चन पूछा गया है, हमने कुछ ओवरव्यू आपको दे दिया। नाउ आपको प्रीलिम्स के क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट करने हैं, दैट हैज बीन गिवन टू योर स्लाइड। आप स्लाइड डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से एंड आप इसे सॉल्व करिए। और ये आपका सेकेंड आर्टिकल से रिलेटेड है, ठीक है, दैट डील्स विद द एयर पॉल्यूशन। So shifting our focus to our editorial discussion that will be covered under GS paper 2 and you can relate with the topic given below. तो सबसे पहली बात तो माल न्यूट्रिशन क्या है, मैंने आपको बताया माल न्यूट्रिशन इज द कंडीशन जहां पर बच्चों को जो न्यूट्रिशनल
बैकग्राउंड मिलनी चाहिए, बेसिक न्यूट्रिशन नीड्स जो होती है बच्चों की वो नहीं मिल पाती है, तो दैट इज द माल न्यूट्रिशन। ठीक है। एंड माल न्यूट्रिशन का काफी गहरा प्रभाव बच्चे के डेवलपमेंट पर होता है, बिकॉज जब वो बड़ा होगा तो फिर उसके शरीर में ताकत नहीं रहेगी, स्टंटिंग वेस्टिंग जैसी समस्याएं उसके शरीर में रहेंगी, तो डेफिनेटली वो अपनी इफिशियंसी को बढ़ा नहीं पाएगा, वो वर्क कल्चर में अपने आप को इंटीग्रेट नहीं कर पाएगा, अपने आप को पूरी तरह से डेवलप नहीं कर पाएगा। ये सब समस्या आने लग जाती है, और जब इस प्रकार की समस्या एक चाइल्ड पर आएगी, वो फिर एडल्ट होगा, तो जाहिर सी बात है वो देश के कंट्रीब्यूशन में अहम योगदान नहीं निभा पाएगा। सबसे पहले स्वास्थ्य है ही नहीं, तो फिर ह्यूमन रिसोर्सेस कहाँ से डेवलप होंगे? दैट इज द बेसिक एंड कोर इश्यू। दैट्स व्हाई वेरियस नेशंस डू परफॉर्म्स कि हम माल न्यूट्रिशन की समस्याओं को खत्म करें, और भारत भी इनिशिएटिव्स लिया है माल न्यूट्रिशन को डील करने के लिए। जैसे हमने सबसे पहली बात क्या की, फूड सिक्योरिटी। हमारे देश में फूड क्राइसिस हुआ करता था, यानी कि हम अमेरिका अदर नेशंस पर डिपेंडेंट थे फूड के लिए, लेकिन आज हमारे पास फूड सिक्योरिटी है। ठीक है। एज वेल एज हम मिड डे मील्स प्रोवाइड कर रहे हैं बच्चों को स्कूल्स में, अलोंग विद पीपल रिसीविंग मंथली राशंस इन द फॉर्म ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स। ये सब आप अपने आसपास में देख सकते हैं। अलोंग विद हॉट मील्स एंड रेडी टू ईट पैकेट्स दे आर सर्व टू मदर्स एंड चिल्ड्रन एट आंगनवाड़ी सेंटर्स। तो ये सब कुछ स्कीम चल रहे हैं अंडर द पोषण अभियान। along with various add-ons like eggs, banana, ये सब भी दिए जाते हैं। तो ये सब इनिशिएटिव्स है, बट द प्रॉब्लम इज दे आर नॉट कन्वर्टिंग इनटू डीलिंग विद द सॉल्विंग ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ माल न्यूट्रिशन। बट वाई? तो पहली बात तो ये है कि लैक ऑफ नॉलेज, प्रॉपर ईटिंग, क्या खाना है, कितना खाना है, व्हाट टू ईट, व्हेन टू ईट, इन सब की जानकारी नहीं है। ठीक है। दूसरी बात, काफी ज्यादा मिथ फैले हुए हैं, अलोंग विद जो प्रोसेस्ड फूड आजकल कल्चर बन गया है, वो भी एक बड़ी समस्या है। अब माल न्यूट्रिशन का मतलब ये नहीं कि व्यक्ति गरीब है तो वही माल न्यूट्रिशन होगा। इवन कोई व्यक्ति अगर वेल टू डू फैमिली से भी है तो वो भी माल न्यूट्रिशन फेस कर सकता है, बिकॉज हो सकता है वो प्रोसेस्ड फूड ज़्यादा खाता हो, फास्ट फूड ज़्यादा खाता हो रेदर की न्यूट्रिशनल फूड, तो दैट कैन ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू द फेज ऑफ माल न्यूट्रिशन। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। तो ये सब समस्याएं से वाकिफ थी गवर्नमेंट, तो डेफिनेटली पोषण अभियान लाया गया। पोषण अभियान में फोकस क्या किया गया? सोशल एंड बिहेवियरल चेंज कम्युनिकेशन लाया जाए, यानी कि बिहेवियरल चेंज, उसके लिए क्या किया जाएगा? अवेयरनेस कैंपेन चलाई जाएंगी। तो आपने देखा होगा कि सितंबर मंथ जो अभी आपका चल रहा है, ये आपका पोषण माह है। ठीक है। एंड ऑल्सो बाईसाइकिल रैलीज, प्लांटेशन ऑफ पोषण वाटिका, सेलिब्रेशन ऑफ पोषण माह, पोषण पखवाड़ा एंड गोद भराई, ये सब कुछ इनिशिएटिव जो चलाए जाते हैं, किस लिए चलाए जाते हैं? अवेयरनेस। क्योंकि बहुत सारे व्यक्ति में इन अवेयरनेस की कमी है, और जब उन्हें पता चलेगा न्यूट्रिशन का क्या रोल होता है उनके डेवलपमेंट में, उनके ग्रोथ में, तो जाहिर सी बात है वो अवेयर होंगे, तो वो एक्ट भी करेंगे। तो हमारा प्राइमरी फोकस ये रहता है, लेकिन कहीं ना कहीं इस अवेयरनेस को बढ़ावा देने में हम चूक गए हैं, यानी कि जो परफॉर्मेंस होनी चाहिए थी अवेयरनेस बढ़ाने की, वो कहीं ना कहीं अचीव नहीं हो पाई है। तो जो कंसेप्ट है न्यूट्रिशन काउंसलिंग का, इसको प्रॉपर तरीके से इंस्टीट्यूशनलाइज करने की जरूरत है। अब न्यूट्रिशनल काउंसलिंग पर इस आर्टिकल में काफी ज्यादा फोकस किया गया है। इस आर्टिकल में कहा गया है कि अगर हम न्यूट्रिशन काउंसलिंग करते हैं लोगों का, अलोंग विद मॉनिटरिंग करते हैं इस काउंसलिंग की, तो हम अचीव कर सकते हैं आवर डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव लाइक पोषण भारत। ठीक है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? जो फील्ड स्टाफ है उसको प्रॉपर ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, उनको बताना पड़ेगा कि क्या होता है ये आपका न्यूट्रिशन काउंसलिंग, क्या कुछ ट्रेनिंग दिए जाने चाहिए, ये सब पर थोड़ा सा डेवलपमेंट करना पड़ेगा। और इतना ही नहीं, इसको स्टेट लेवल पर मैंडेटरी इम्प्लीमेंट करना चाहिए। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात, एक केस स्टडी है। इस केस स्टडी को आप खुद अच्छे से समझ सकते हैं। बेसिकली छत्तीसगढ़ में एक डिस्ट्रिक्ट है बेमतारा, हम आपको दिखाते हैं गूगल अर्थ के माध्यम से। यहां पर आप देखिए, है ना, बेमतारा छत्तीसगढ़ में एक डिस्ट्रिक्ट है। वहां पर ना माल न्यूट्रिशन की काफी बड़ी समस्या रही है।
एंड बिकॉज ऑफ दैट वहाँ की जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस कर रहे थे डेवलपमेंट के रिगार्डिंग। तो हुआ ये कि ऐसा नहीं है वहाँ पर कि फैमिली में जो पुअर है या पोवर्टी है वो काफ़ी ज़्यादा है, या फिर एग्रीकल्चरली फर्टाइल लैंड वो नहीं है, तो ऐसी कोई समस्या वहाँ पर नहीं थी। डिस्पाइट वहाँ पर माल न्यूट्रिशन की समस्या काफ़ी ज़्यादा रही। ऐसा लगता था कि जो वहाँ के ट्राइबल्स के इक्विवेलेंट आप मान के चलिए, क्योंकि ट्राइबल्स में तो माल न्यूट्रिशन की समस्या और भी ज़्यादा होती है, ठीक है। तो ये देखा गया कि यहाँ पर आपका माल न्यूट्रिशन की समस्या काफ़ी ज़्यादा है। दे आर फेसिंग सेवर एक्यूट माल न्यूट्रिशन चिल्ड्रेन एंड संख्या आप देख सकते हैं लगभग 3299 की संख्या थी इन दिसंबर 2022। तो आखिरकार यहाँ पर ना तो लोगों में पैसे की कमी थी, ना ही आपका कोई यहाँ पर नक्सलाइट इन्फ्लुएंस, फिर भी यहाँ पर इतनी ज़्यादा कंडीशन खराब क्यों है। तो जब एनालिसिस किया गया तो पता चला कि प्रॉपर नॉलेज अबाउट फीडिंग प्रैक्टिसेस इसकी कमी है। तो इसी रीजन को एज ए पायलट प्रोजेक्ट यूज किया गया कि कैसे हम न्यूट्रिशन काउंसलिंग करके हम कुपोषण की समस्या को यहाँ पर दूर कर सकते हैं पायलट प्रोजेक्ट के रूप में। और इसकी पूरी तरीके से मॉनिटरिंग की गई और इस रीजन में एक स्कीम लाया गया, पोर्ट लाइका अभियान, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है हेल्दी चिल्ड्रन मिशन, ठीक है। तो ये न्यूट्रिशन काउंसलिंग प्रोग्राम है जो इम्प्लीमेंट किए जा रहे हैं इन 72 ऑफ द मोस्ट अफेक्टेड AWC यानी कि आंगनवाड़ी सेंटर्स इन दिस डिस्ट्रिक्ट। तो इसका परिणाम बहुत ही अच्छा निकल कर आया। आप समझिए इसके अंतर्गत क्या जाता था, हर एक फ्राइडे को, एवरी फ्राइडे जो पेरेंट्स थे बच्चों के उनको बुलाया जाता था और उनकी काउंसलिंग की जाती थी अबाउट द न्यूट्रिशन, उनको बताया जाता था। जो भी ट्रेंड स्टाफ थे ना वो बताते थे, जैसे आपके हेल्थ केयर डिपार्टमेंट में जो भी स्टाफ वर्क करते थे, चाइल्ड डिपार्टमेंट में जो भी स्टाफ वर्क करते थे, तो इन सब के माध्यम से इनको पूरा काउंसलिंग करवाई गई। और जब ये पेरेंट्स जाकर इम्प्लीमेंट करने का कोशिश कर रहे होंगे घर पे, ठीक है, तो अल्टीमेटली क्या कुछ बातें बताई जाती थी, लाइक तिरंगा भोजन जो कि एक बैलेंस डाइट है उसका पालन किया जाए, वॉश हैंड्स रेगुलरली, एज वेल एज वेरियस जो मिथ थी डाइटरी को लेकर उसको भी बस्ट किया गया, खत्म किया गया। इसमें लोकल लीडर्स का भी पार्टिसिपेशन हुआ, डोर टू डोर विजिट्स टू द हाउसेस ऑफ द टारगेटेड चिल्ड्रन कराई गई, मॉनिटरिंग किया गया, डाटा रिकॉर्ड किया गया, तो आउटकम भी काफ़ी अच्छा आया। और इस केस स्टडी को आप मेंशन भी कर सकते हैं। आउटकम क्या हुआ कि जो टारगेटेड चिल्ड्रन की संख्या थी ना, जब ये स्कीम चालू की गई तो लगभग आप देख सकते हैं 53.77% of the targeted children were brought out of malnutrition by this scheme सिर्फ 9 मंथ में। ऐसा नहीं कि 4 साल 5 साल, सिर्फ 9 मंथ में, फ्रॉम दिसंबर 2022 टू जुलाई 2023, बिकॉज ये स्कीम दिसंबर 2022 में ही लॉन्च की गई थी। तो दैट्स ए बिग अचीवमेंट। तो इसीलिए इस आर्टिकल में प्रॉपर सजेशन है कि जब यहाँ पर ये सक्सेस हो सकता है तो फिर न्यूट्रिशनल काउंसलिंग को हम स्टेट लेवल पर पूरे स्टेट में क्यों ना इम्प्लीमेंट करें। तो यहाँ पर ये सजेशन निकल कर आती है, इसको रेप्लिकेट किया जाए ऑन ए लार्जर स्केल अक्रॉस द डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जहाँ पर ये स्कीम नहीं इम्प्लीमेंट की गई थी, लगभग आपके 20 आंगनवाड़ी सेंटर्स थे जहाँ पर इस स्कीम को नहीं इम्प्लीमेंट किया गया, तो वहाँ पर सिर्फ 30.6% चिल्ड्रन ऐसे थे जिसको माल न्यूट्रिशन की समस्याओं से बाहर निकाला गया। इसका मतलब आप देख सकते हैं लगभग 23% का गैप यहाँ पर है, ठीक है। तो अल्टीमेटली कंक्लूजन इज कि सिंपल बट इम्पैक्टफुल स्ट्रेटजी है न्यूट्रिशन की समस्याओं को दूर करने का, दैट इज योर न्यूट्रिशनल काउंसलिंग प्लस मॉनिटरिंग। तभी जाके हमारा देश कुपोषण मुक्त भारत की तरफ आगे बढ़ सकेगा जो हम सपने देख रहे हैं। So that is the article we have discussed along with case study. Now shifting our focus to second editorial discussion that will be related to GS paper 3 and you can link with the topic given below.
तो पहले सवाल तो मैं ही आपसे पूछता हूं कि ट्रिपल प्लानिटरी क्राइसिस क्या है। क्राइसिस का मतलब क्या, कोई बड़ी समस्या, एंड ट्रिपल प्लेनेटरी मतलब कहीं ना कहीं तीन बड़ी समस्या होगी। तीन बड़ी समस्या क्या है? नंबर वन क्लाइमेट चेंज, नंबर टू बायोडाइवर्सिटी लॉस, नंबर थ्री लैंड डिग्रेडेशन। ये तीन बड़ी समस्या है जो दुनिया फेस कर रहा है। क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट आप देख रहे हैं, क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट ग्लोबल वार्मिंग, और ग्लोबल वार्मिंग का इम्पैक्ट डिजास्टर, एक्सट्रीम वेदर इवेंट, साइक्लोन्स की फ्रीक्वेंसी का ज्यादा हो जाना, लैंडस्लाइड्स वी आर विटनेसिंग इन हिमाचल एज वेल। तो दैट इज द पॉइंट। ठीक है, बाकी हम कभी और बायोडाइवर्सिटी एज वेल एज लैंड डिग्रेडेशन के मुद्दे पर चर्चा करेंगे। इस आर्टिकल में फोकस वही है कि आखिरकार क्या कुछ सॉल्यूशन किए गए हैं और क्या किए जाने चाहिए। तो बेसिकली सितंबर 7 उसको सेलिब्रेट किया जाता है एज एन इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काई। ठीक है, तो ये सब समस्याएं तो चल ही रही है, लेकिन एक और समस्याएं जो ऐड हो गई है वो है आपका एयर पॉल्यूशन। वेरियस सिटीज इंक्लूडिंग दिल्ली अलोंग विथ साउथ एशिया के और भी बहुत सारे सिटी आप ले सकते हैं, ढाका, लाहौर, ये दुनिया के टॉप 10 मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी में आते हैं। अब पॉल्यूशन का इम्पैक्ट इतना गहरा होता है व्यक्ति के हेल्थ पर कि मान के चलिए कि जो नंबर ऑफ डेथ काउज्ड ड्यू टू द पॉल्यूशन इज इंक्रीजिंग। एक डाटा के अनुसार आप देखिए जो WHO प्रोवाइड करती है, तो आप इसको मेंशन भी कर सकते हैं, ट्रस्ट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ग्लोबल हेल्थ स्टैटिस्टिक्स रिवील दैट लंग कैंसर क्लेमिंग 10 मिलियन डेथ वर्ल्ड वाइड। अभी तो आपका 10 मिलियन डेथ हो रहा है, लेकिन बाय 2050 एक्स्ट्रा 3.2 मिलियन डेथ ऐड हो जाएंगे। तो आप बताइए समस्या का समाधान हो रहा है या फिर समस्या और ज्यादा विकराल होती जा रही है, और ज्यादा विकराल होती जा रही है। और जिस प्रकार का प्रेजेंट ट्रेंड चल रहा है वैसा चलेगा तो फिर हम कहीं ना कहीं इस क्राइसिस से बाहर नहीं आ पाएंगे। हालांकि काफी ज्यादा इनिशिएटिव्स लिए गए हैं वेरियस गवर्नमेंट के द्वारा, तो फिर उन सबको अप्लाई किया जा रहा है, लेकिन सम इनोवेटिव सॉल्यूशंस नीडेड। अगर हम साउथ एशिया की बात करें तो साउथ एशिया में ये समस्याएं और विकराल है, मैंने आपको बताया। अगर हम पूरी साउथ एशिया के पॉपुलेशन को देखें तो लगभग आपका 200 करोड़ पीपल साउथ एशिया में रहते हैं। जैसे आपका इंडिया हो गया, या फिर पाकिस्तान हो गया, या फिर आपका श्रीलंका, सब आपके साउथ एशिया में आते हैं। आप हमें साउथ ईस्ट एशिया के कंट्रीज के नाम आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, एक तो पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा, पॉपुलेशन डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि मोस्ट पॉल्यूटेड, तो इसका इम्पैक्ट ह्यूमंस पर पड़ेगा कि नहीं, हेल्थ पर पड़ेगा कि नहीं, बिल्कुल पड़ भी रहा है। रिस्पायरेटरी डिजीज, लंग कैंसर वी आर विटनेसिंग हियर। ठीक है, सो मेजर्स लिए गए बट प्रॉब्लम स्टिल परसिस्ट। जैसे दिल्ली की ही बात करें तो हर एक विंटर में न्यूज़पेपर में पूरा कंटेंट भर जाता है कि दिल्ली में वायु प्रदूषण का इतना बुरा हाल, लोग बाहर नहीं निकल सकते, सांस नहीं ले सकते। ये सब आप आने वाले समय में देखेंगे न्यूज़पेपर में, बिकॉज विंटर आने ही वाला है। ठीक है, तो दिल्ली की अगर हम बात करें तो वहां पर आपका SO2 इमिशंस लाइक सल्फर डाइऑक्साइड, NOx यानी कि नाइट्रोजन ऑक्साइड, और ये दोनों मिलकर आपका एसिड रेन काउज करते हैं। और यही क्वेश्चन हमने आपको प्रीलिम्स में पूछा है, आप यहाँ से फिर सॉल्व करिएगा। अलोंग विथ पार्टिकुलेट मैटर के कंसंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा है बिकॉज ऑफ द व्हीकल्स डेंसिटी। ठीक है, अलोंग विथ इंडस्ट्रियल लोकेशंस अराउंड दिल्ली, because of that all these chemicals and pollutions is surrounded over by Delhi along with carbon monoxide, ओजोन अगर ट्रोपोस्फेयर में है तो मान के चलिए बैड ओजोन हो, और बैड ओजोन हेल्थ को काफ़ी बैड तरीके से प्रभावित करता है। और आप समझिए कि ये सब समस्या सिर्फ दिल्ली में है, और दिल्ली में जो पॉपुलेशन है लगभग आपका 30 मिलियन रेसिडेंट, तो कहीं ना कहीं हम उनके राइट टू ब्रेथ एज ए ह्यूमन राइट को छीन रहे हैं। ठीक है, क्योंकि क्लीन एयर ब्रेथ करना एक फंडामेंटल राइट्स है एज पर द ह्यूमन राइट्स, बट कहीं ना कहीं हम ये राइट्स को ह्यूमन से छीन रहे हैं, दैट इज द पॉइंट। ठीक है, तो बेसिकली एक और रिपोर्ट की बात करें तो लैंसेट रिपोर्ट, उसमें क्या बोला गया
कि 1.67 मिलियन पॉल्यूशन रिलेटेड डेथ, ये आपका सिर्फ एयर पॉल्यूशन के कारण होता है इंडिया में, एंड दैट इज इक्वल टू 17.8% ऑफ द टोटल डेथ इन द कंट्री। आप अनुमान लगाइए कि सिर्फ पॉल्यूशन रिलेटेड डेथ विच इज इक्विवेलेंट टू 17.8%। तो आपको नहीं लगता कि सबसे बड़ी समस्या है पॉल्यूशन की? और मैंने तो अभी दिल्ली का एग्जांपल दिया आपको, आप फोकस करिए कि आप टॉप 10 सिटीज इंडिया के निकाल लीजिए, वहां पर भी यही पोल्यूशन की समस्या है। और आने वाले समय में वेहिकुलर एमिशंस बढ़ सकते हैं। क्यों? बिकॉज जब लोगों के पास पैसे आएंगे तो वो गाड़ियां खरीदेंगे। अभी क्या है कि जो गाड़ी की डेंसिटी है, कार की जो डेंसिटी है, बाइक की जो डेंसिटी है, मोस्टली आप अर्बन एरियाज में ज़्यादा देखते। जैसे जैसे इनकम बढ़ेगा, जैसे जैसे व्यक्ति का एस्पिरेशंस बढ़ेगा, तो डिमांड भी तो बढ़ेगी, तो पॉल्यूशन भी बढ़ सकता है। तो एफर्ट एंड इनिशिएटिव्स क्या लिए गए? जैसे स्टेट गवर्नमेंट, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस, वेरियस एनजीओज, दे आर प्रोवाइडिंग सॉल्यूशन लाइक पूसा डिकम्पोजर। ये सब आप मेंशन करिएगा आंसर राइटिंग में, ठीक है? पूसा डिकम्पोजर डेवलप्ड बाय इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर along with बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है टू डील विद द एग्रीकल्चर पॉल्यूशन along with ग्रेडेड रैपिड एक्शन प्लान, जो आपका दिल्ली में इंप्लीमेंट किया जाता है कि अगर पॉल्यूशन सर्टेन लेवल से ज़्यादा क्रॉस हो जाएगा तो फिर आपका ग्रेडेड रैपिड एक्शन प्लान इंप्लीमेंट किए जाते हैं। अलॉन्ग विद वेरियस सिटीज़ में एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग हॉटस्पॉट लगाए गए हैं। तो ये सब कुछ इनिशिएटिव्स है, और भी वेरियस सॉल्यूशंस हैं। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर बोली जाती है कि हम समस्या इसलिए भी फेस कर रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं हम एयर पोल्यूशन को एज ए पॉल्यूशन एक्नॉलेज कर ही नहीं रहे हैं। अगर हम एक्नॉलेज करते तो हम इसके सॉल्यूशन पर आगे बढ़ते और हम इनोवेटिव सॉल्यूशन लाते। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात है इम्प्लीमेंटेशन इश्यू, ठीक है? डिस्पाइट वी हैव वेरियस स्कीम्स, डिस्पाइट वी हैव वेरियस प्रोजेक्ट्स, बट इम्प्लीमेंटेशन में कमी के कारण ये कहीं ना कहीं समस्या दूर होने में काफ़ी समय ले रहा है। अगर हम कुछ केस स्टडी की बात करें एट द ग्लोबल लेवल, तो सिटीज़ लाइक लिसू विलासना which is in Slovenia, Ekara which is in Ghana, and Seville which is in Spain, and Bogota which is in Colombia, as well as other cities। तो ये सब क्या कर रहे हैं? ये सब ह्यूमन हेल्थ को प्रायोरिटी दे रहे हैं, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी को प्रायोरिटी दे रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि जब ये इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी को प्रायोरिटी देंगे तो जो पॉल्यूशन की समस्या इन सिटीज में है वो दूर होने लगेगी। और एक और अच्छा केस स्टडी है चाइना। चाइना की जो सिटी थी ना, वो टॉप की वर्ल्ड्स मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी हुआ करती थी 2013 के आसपास में। लेकिन चाइना के इनिशिएटिव्स ने अब इस टैग को हटवा दिया, ठीक है? क्यों? बिकॉज क्लीन एनर्जी एंड ई मोबिलिटी का प्रमोशन वहां पर काफ़ी ज़्यादा हुआ, एज वेल एज स्मोक टावर्स लगाए गए पॉल्यूशन को टैकल करने के लिए। लेकिन भारत के न्यू दिल्ली की बात करें तो वर्ल्ड का सेकेंड मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी है। पहला कौन सा है आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, ठीक है? एज वेल एज अदर इनिशिएटिव्स की बात करें तो इंडोनेशिया का प्रोजेक्ट विच इज ऑन कार्बन एफिशिएंट फार्मिंग, जो आपके एग्रीकल्चर में जो कार्बन इमिशंस होते हैं, ठीक है, उसको डील किया जाएगा। यूनेस्को का भी इनिशिएटिव चल रहा है, उसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट बात बोली जाती है कि जो फ्लाइट टिकट्स है ना, उस पर कार्बन टैक्स लगाए जाएं, और जो पैसे आएंगे उसको फिर इन्वेस्ट किया जाए इमिशन रिडक्शन मेजर्स में, along with various laudable measures like switching to electric vehicles, replacing lighting systems to greener LED arrangements, solar powered offices, protecting historical sites and green solutions। ग्रीन सॉल्यूशंस में क्या हो सकता है? जो अर्बन एरियाज है ना, वहाँ पर आप फॉरेस्ट्री करिए। जैसे रोडवेज है तो रोड के साइड साइड में आप डेंस ट्रीज आप लगा सकते हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करे, जो पॉल्यूटेंट्स को एब्जॉर्ब करे। अलोंग विथ आप ग्रीन पार्क्स को इस्टेब्लिश कर सकते हैं, ग्रीन कॉरिडोर्स को इस्टेब्लिश कर सकते हैं। बिकॉज मैंने अभी पिछले आर्टिकल में डिस्कस किया ना, सिंपल सॉल्यूशन इफेक्टिव हो सकता है अगर प्रॉपरली इम्प्लीमेंट किया जाए। तो सिंपल सॉल्यूशन क्या है? एफोरेस्टेशन। एफोरेस्टेशन अगर हम बढ़िया से करने लग जाए पूरे सिटी में तो डेफिनेटली पॉल्यूशन काफ़ी हद तक कम होगा। बिकॉज जो आपका ट्रीज है ना, वही मेन है जो आपके पॉल्यूशन को कंट्रोल करने में मदद करेगी। बाकी अदर इनिशिएटिव्स तो ले ही रहे हैं, जैसे आपका ई व्हीकल्स, सोलर पैनल्स, आपका क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी, बहुत सारे हैं।
लेकिन एक एफोरेस्टेशन जो है ना उसको प्रायोरिटी में भी रखनी चाहिए। क्यों? बिकॉज उससे और भी बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं इन्वायरमेंट के टर्म्स में, इकोलॉजी के टर्म्स में, बायोडाइवर्सिटी के टर्म्स में। ठीक है, तो वेरियस बेनिफिट्स आते हैं। तो हमने ये पूरा आर्टिकल डिस्कस किया। हाँ, एक बात ये भी बोली जाती है कि जो क्लीन एयर टू ब्रेथ है ना, ये आपके एसडीजी गोल्स में एडेड नहीं है। ठीक है, एसडीजी में टोटल 17 गोल्स होते हैं। एसडीजी स्टैंड्स फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल्स, जो 2030 तक हमें अचीव करने हैं, और ये एडेड नहीं है क्लीन एयर टू ब्रेथ। तो दिखाना है कि हमने कहीं ना कहीं पॉल्यूशन पर काफ़ी ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं दी है। तो अगर प्रॉब्लम लोगों के द्वारा काउज की गई है तो सॉल्यूशन भी लोग ही प्रोवाइड करेंगे ना। तो दैट इज द क्रक्स ऑफ दिस आर्टिकल, होप यू अंडरस्टूड। अब आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं मेंस का, जो मैंने आपको दिया था। प्रीलिम्स का तो वैसे मैंने आपको आंसर बता ही दिया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आप इसे सॉल्व करिएगा, थोड़ा एलिमिनेशन करिएगा, डेफिनेटली यू विल गेट टू द करेक्ट आंसर। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। वी विल मीट अगेन फॉर आवर नेक्स्ट एडिटोरियल डिस्कशन विथ newer ethical concepts. Thank you. Have a nice day.